बंगाल, जिसका शासन क्षेत्र अंग्रेजी हुकूमत के दौरान पश्चिम में खैबर पास से पूर्व में 4000 किलोमीटर दूर आज के सिंगापुर तक फैला था। कैसे बदली बंगाल की सीमाएं और कैसे आया वो आज के वर्तमान स्वरूप में। नमस्कार, मेरा नाम है मृत्युंजय शर्मा और आज हम जानेंगे बंगाल के वर्तमान स्वरूप में आने की कहानी। जब हम बंगाल के इतिहास को समझने की कोशिश करते हैं तो यह समझना आवश्यक है कि बंगाल की पहचान आधुनिक राज्यों या सीमाओं से कहीं अधिक पुरानी है। बंगाल का पहला विचार उस समय उभरता है जब धरती का यह भाग विशाल नदी प्रणालियों और समुद्री तटों से मिलकर एक प्राकृतिक सांस्कृतिक क्षेत्र बन रहा था। बंगाल की प्रारंभिक अवधारणा 3 प्रमुख सांस्कृतिक क्षेत्रों वंग, गौड़ और पुंड्र पर आधारित थी। इन तीनों क्षेत्रों का निर्माण पूरी तरह उन महान नदियों ने किया जिन्होंने इस भूमि को जीवन दिया। गंगा, पद्मा और ब्रह्मपुत्र केवल जलधाराएं नहीं थी, ये सभ्यता की धमनियां थीं जिन्होंने कृषि, व्यापार, बस्तियों और सत्ता के विकास को दिशा दी। गंगा की शांत धारा, पद्मा का विस्तृत फैलाव और ब्रह्मपुत्र की उग्र शक्ति, इन तीनों ने मिलकर बंगाल की मिट्टी को उपजाऊ, जनसमृद्ध और सांस्कृतिक रूप से सशक्त बनाया। प्राचीन बंगाल का यह भूगोल आज के समय के केवल पश्चिम बंगाल तक सीमित नहीं था। यह क्षेत्र आधुनिक बांग्लादेश, पश्चिम बंगाल, असम, बिहार और उड़ीसा के क्षेत्रों को समाहित करता था। यह एक बहुत विस्तृत सांस्कृतिक भौगोलिक क्षेत्र था जो किसी एक राज्य या राष्ट्र की सीमाओं में बंधा नहीं था। इस आरंभिक बंगाल के केंद्र 3 महत्वपूर्ण नगरों पर आधारित थे। पुंड्रवर्धन उत्तरी बंगाल का एक प्राचीन नगर केंद्र था। गौड़ सत्ता, कला और व्यापार का विशाल केंद्र बना और तम्रलिप्ति समुद्री व्यापार का प्रमुख केंद्र था जिससे जहाज दक्षिण पूर्व एशिया तक जाते थे। इन तीनों केंद्रों ने मिलकर बंगाल की वह आरंभिक पहचान बनाई जिसे बाद में अनेक साम्राज्यों ने अपनाया और विस्तृत किया। 6वीं से 12वीं सदी के बीच बंगाल का राजनीतिक और सांस्कृतिक ढांचा और अधिक स्पष्ट रूप लेता है। गुप्त साम्राज्य के प्रभाव के बाद बंगाल का वास्तविक उत्थान पाल साम्राज्य के उदय के साथ शुरू होता है। पाल कुल ने एक ऐसे बंगाल का निर्माण किया जिसे इतिहासकार महान बंगाल या ग्रेटर बंगाल की संकल्पना कहते हैं। पाल शासकों गोपाल, धर्मपाल और देवपाल ने बंगाल को एकीकृत किया और इसे एक विशाल, स्थिर और सुव्यवस्थित प्रदेश में बदल दिया। उनके काल में बंगाल की सीमाएं पश्चिम में बिहार के मैदानों से शुरू होकर उत्तर में हिमालय की तलहटी और पूर्व में असम के मार्गों तक फैल गई। यह एक ऐसा क्षेत्र था जिसे राजनीतिक रूप से स्थिर भी कहा जा सकता है और सांस्कृतिक रूप से समृद्ध भी। पालों का सबसे बड़ा योगदान केवल उनकी राजनीतिक शक्ति नहीं थी, बल्कि उनका बौद्ध धर्म और शिक्षा परंपरा को दिया गया संरक्षण भी था। इसी काल में नालंदा, विक्रमशिला और उदंतपुरी जैसे महाविहार विश्व स्तरीय शिक्षा के केंद्र बने। इनके प्रभाव ने बंगाल को ज्ञान, कला, दर्शन और साहित्य का महान केंद्र बना दिया। बौद्ध धर्म का प्रभाव दक्षिण पूर्व एशिया तक फैला और बंगाल समुद्री तथा स्थल मार्गों से अंतरराष्ट्रीय संस्कृति का वाहक बना। 12वीं से 13वीं सदी के राजनीतिक परिवर्तन के बाद 14वीं सदी में बंगाल एक नए रूप में उभरता है। लगातार युद्धों और दिल्ली सल्तनत की कमजोर पकड़ के कारण बंगाल धीरे धीरे एक स्वतंत्र राज्य के रूप में खड़ा हो जाता है। यही वह समय है जब बंगाल सल्तनत का गठन होता है। बंगाल सल्तनत का क्षेत्र आज के बांग्लादेश, पश्चिम बंगाल, बिहार के पूर्वी जिले और असम के पश्चिमी क्षेत्रों तक फैला हुआ था। इस समय बंगाल उपमहाद्वीप का एक शक्तिशाली और धनी राज्य बन चुका था। समय समय पर राजधानी बदलती रही। पहले पांडुआ,
फिर गौड़ और बाद में सोनारगांव। सल्तनत काल में बंगाल व्यापार, साहित्य और कृषि उत्पादन के कारण अत्यंत समृद्ध बन गया। बंगाल की सूती और रेशमी वस्त्र पूरे विश्व में प्रसिद्ध हुए। 16वीं सदी में बंगाल मुगल साम्राज्य का महत्वपूर्ण प्रांत बन जाता है, जिसे बंगाल सूबा कहा गया। यह केवल भारत का नहीं बल्कि विश्व के सबसे समृद्ध प्रदेशों में एक था। मुगल प्रशासन ने बंगाल को कई प्रमुख क्षेत्रों में विभाजित किया। जलालपुर या उत्तर बंगाल, ढाका या पूर्व बंगाल और मुर्शिदाबाद या मध्य बंगाल। इस काल में बंगाल की सीमाएं आज के उड़ीसा और बिहार के कुछ हिस्सों तक फैली थी। मुर्शीद कुली खां के शासनकाल में मुर्शिदाबाद को बंगाल की नई राजधानी बनाया गया और यह शहर विश्व के सबसे धनी नगरों में गिना जाने लगा। और अब मुगलों के इस समृद्ध और संपन्न बंगाल से आगे बढ़ते हुए हमारी यात्रा ठीक उस मोड़ की ओर जाती है जहां इस समृद्धि की चमक पर पहली बार विदेशी लालच की परछाई पड़ती है। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी धीरे धीरे व्यापार से शासन की ओर कदम बढ़ाती है। बंगाल की दौलत पर उसकी निगाहें जमती है और आखिरकार यही टकराव हमें इतिहास के उस निर्णायक क्षण तक ले जाता है, सन 1757 का पलासी का युद्ध, जहां बंगाल की किस्मत और वास्तव में पूरे भारत की नियति हमेशा के लिए बदलने वाली थी। ब्रिटिश राज्य का असली उदय 1757 की पलासी की लड़ाई से हुआ, जब रॉबर्ट क्लाइव ने सिराजुद्दौला को हराकर बंगाल के दरवाजे अंग्रेजों के लिए खोल दिए। यह कोई सामान्य युद्ध नहीं था, यह वही मोड़ था जहां से भारत का राजनीतिक भविष्य अचानक बदल गया। उसके बाद 1764 की बक्सर की लड़ाई और 1765 के इलाहाबाद के समझौते ने कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी यानी राजस्व वसूलने का अधिकार दे दिया। बस यहीं से व्यापारी शासक बन गए। इसके बाद बंगाल प्रेसिडेंसी का विस्तार इतना बढ़ गया कि यह ब्रिटिश भारत की सबसे बड़ी और सबसे महत्वपूर्ण प्रशासनिक इकाई बन गई। वॉरेन हेस्टिंग्स और लॉर्ड कॉर्नवालिस जैसे गवर्नरों ने इसे एक व्यवस्थित सैन्य नागरिक प्रशासन में बदल दिया। स्थायी बंदोबस्त जैसे कानूनों ने बंगाल के किसानों की रीढ़ तोड़ दी, लेकिन कंपनी को बेहिसाब मुनाफा दिलाया। कोलकाता इस अवधि में अंग्रेजी शासन की राजधानी बन गया। वाणिज्य, राजनीति, सेना और न्याय सबकी कमान यहीं से चलती थी। अंग्रेजी राज की समृद्धि बंगाल की पीड़ा पर खड़ी थी। उसी शोषण का परिणाम था 1770 का भयंकर अकाल, जिसमें लाखों लोग भूख से मर गए। फिर भी बंगाल वही रहा जहां विचारों की आग सबसे पहले भड़की, जहां सांस्कृतिक जागरण से लेकर क्रांतिकारी आंदोलन तक सबने जन्म लिया। यही वह धरती थी जहां अंग्रेजों के खिलाफ सोच पनपने लगी, और जब सत्ता को चुनौती महसूस होती है तो इसका जवाब अक्सर दमन या विभाजन होता है। 19वीं सदी के अंत तक अंग्रेजों को डर हो गया था, अगर बंगाल एकजुट रहा तो यह पूरे भारत में स्वतंत्रता की एक बड़ी लहर पैदा कर देगा। इसलिए उन्होंने तय किया कि इस एकता को तोड़ना जरूरी है, और इसी से जन्म हुआ भारत के इतिहास की सबसे विवादित और निर्णायक घटनाओं में से एक 1905 का बंगाल विभाजन। 1905 का बंगाल विभाजन वो एक ऐसा लम्हा था जहां ब्रिटिश राज ने सोचा कि वो एक छोटा सा सियासी खेल खेलकर पूरे देश को नियंत्रण में ले आएंगे, लेकिन उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उनका यह कदम बंगाल को तोड़ने की बजाय भारत की आवाज को और ज्यादा मजबूत कर देगा। लॉर्ड कर्जन 1899 से 1905 तक इंडिया के वॉयसराय रहे। 19 जुलाई 1905 को उन्होंने बंगाल के विभाजन की घोषणा की, और 16 अक्टूबर 1905 को यह विभाजन अधिकृत रूप से लागू भी हो गया। ब्रिटिश सरकार ने इस फैसले को एक साधारण प्रशासनिक आवश्यकता बताकर पेश किया। कर्जन ने कहा कि बंगाल प्रेसिडेंसी बहुत विविध और बहुत बड़ी हो चुकी है,
और इसे प्रभावी ढंग से शासित करना मुश्किल हो रहा है। परंतु यह तो केवल दिखावटी दलील थी। इस फैसले के पीछे बहुत गहरी राजनीति छिपी थी। कर्जन भली भांति जानते थे कि बंगाल, विशेषकर कलकत्ता, राष्ट्रवादी विचारधारा का केंद्र बन चुका था। शिक्षित वर्ग जैसे विद्यार्थी, शिक्षक, अधिवक्ता और बुद्धिजीवी सभी भारतीय स्वतंत्रता के पक्ष में एकजुट हो रहे थे। ब्रिटिश सत्ता के लिए यह एक बड़ी चुनौती थी। कर्जन ने सोचा कि यदि बंगाल को धर्म और भूभाग के आधार पर बांट दिया जाए तो इस बढ़ती एकता को तोड़ा जा सकता है। इसी नीति के अंतर्गत उन्होंने बंगाल को दो भागों में विभाजित किया। पूर्वी बंगाल तथा असम को मुस्लिम बहुल प्रदेश बनाया गया और शेष भूभाग हिंदू बहुल पश्चिम बंगाल के रूप में रखा गया। यही था ब्रिटिश शासन का असली डिवाइड एंड रूल का खेल। लेकिन यही वह क्षण था जब ब्रिटिश शासन अपनी सबसे बड़ी भूल कर बैठा। वे सोच रहे थे कि यह निर्णय बंगाल को तोड़ देगा, किंतु हुआ बिल्कुल विपरीत। बंगाल के लोग पहले से कहीं अधिक दृढ़ता से एकजुट हो गए। 16 अक्टूबर, जिस दिन विभाजन लागू हुआ, उसे रक्षाबंधन के रूप में मनाया गया। हिंदू और मुस्लिम एक दूसरे की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधकर यह उद्घोष कर रहे थे कि धर्म के नाम पर उन्हें विभाजित नहीं किया जा सकता। उसी समय जनमानस में एक नया आंदोलन जन्मा, स्वदेशी आंदोलन। जनता ने विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार आरंभ किया। बाजारों में आग की लपटों के साथ विदेशी कपड़ों की ढेरियां जलने लगी। गलियों में नारा गूंजित होता, स्वदेशी अपनाओ, पराधीनता त्यागो। यह केवल एक आर्थिक आंदोलन नहीं था, यह स्वाभिमान का उद्गार था, यह विदेशी अपमान का उत्तर था। विद्यार्थी जुलूस निकालते, महिलाएं गीतों के माध्यम से क्रांति की अग्नि जगाती और कवि अपने शब्दों से नवचेतना को प्रज्वलित कर देते। स्वदेशी आंदोलन का प्रभाव इतना प्रबल हुआ कि ब्रिटिश व्यापार को सीधा आघात पहुंचा। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि इसका प्रभाव केवल बंगाल तक सीमित नहीं रहा। महाराष्ट्र, पंजाब, उत्तर प्रदेश, दक्षिण भारत, हर जगह राष्ट्रीय चेतना की नई लहर फैलने लगी। 1911 में दिल्ली दरबार के अवसर पर किंग जॉर्ज V को यह घोषणा करनी पड़ी कि बंगाल विभाजन निरस्त किया जा रहा है। यह वह दुर्लभ क्षण था जब जनता की एकजुट आवाज के सामने साम्राज्यवादी नीति को झुकना पड़ा। यह केवल बंगाल की विजय नहीं थी, यह भारत की जागी हुई आत्मा की विजय थी। यह संदेश था कि जब जनता एक स्वर में खड़ी होती है तो सबसे शक्तिशाली सत्ता भी पीछे हट जाती है। आगे चलकर महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस और अन्य नेताओं ने इसी चेतना को स्वतंत्रता संघर्ष की नींव बनाया। 1911 में बंगाल विभाजन रद्द होने के बाद ब्रिटिश सरकार ने बंगाल प्रेसिडेंसी की विशालता से जुड़ी प्रशासनिक चुनौतियों का समाधान निकालने के लिए एक बिल्कुल अलग रास्ता चुना। वृहद बंगाल को बनाए रखने या कर्जन की सांप्रदायिक विभाजन योजना पर फिर से आगे बढ़ने की बजाय ब्रिटिश सरकार ने बिहार और उड़ीसा को बंगाल के प्रशासनिक ढांचे से अलग करने का फैसला किया और एक नया प्रांत बिहार एवं उड़ीसा बनाया। यह घोषणा दिसंबर 1911 के दिल्ली दरबार में की गई और 22 मार्च 1912 को आधिकारिक रूप से लागू हुई। बिहार और उड़ीसा को अलग करने का निर्णय एक तरह का समझौता था, एक ऐसा समाधान जो एक ओर तो वास्तविक प्रशासनिक मुश्किलों को संबोधित करता था और दूसरी ओर बंगाल प्रेसिडेंसी से गैर बांग्ला भाषी इलाकों को हटाकर बंगाल की राजनीतिक शक्ति को कम करता था। नए बिहार एवं उड़ीसा प्रांत, जिसकी राजधानी पटना थी, में शुरुआती समय में आज के बिहार, झारखंड और उड़ीसा के हिस्से शामिल थे। यह पुनर्गठन कर्जन की सांप्रदायिक नीति के विपरीत भौगोलिक और प्रशासनिक सुविधाओं का आधार बनाकर किया गया था। फिर भी निर्णय में यह स्पष्ट था कि ब्रिटिश की मूल रणनीति बड़ी प्रशासनिक इकाइयों को तोड़ना और नए सत्ता केंद्र बनाना था, ताकि वो एक दूसरे का संतुलन बिगाड़े और किसी एक प्रांत में अत्यधिक राजनीतिक शक्ति न उभर सके। इस विभाजन का बंगाल प्रेसिडेंसी पर और इन क्षेत्रों के आगे के विकास पर गहरा प्रभाव पड़ा।
बिहार की महत्वपूर्ण कृषि और खनिज संपदा को बंगाल की प्रशासनिक पहुंच से हटाने से बंगाल का आर्थिक आधार और राजनीतिक प्रभाव दोनों कम हो गए। इसी दौरान देश की राजधानी भी कलकत्ता से बदलकर दिल्ली कर दी गई। इसे भी एक तरह से बंगाल को एक करने के लिए हुई आंदोलन के विरुद्ध बंगाल को दिए गए सजा के रूप में देखा गया। धीरे धीरे यह स्पष्ट होने लगा कि 1912 में शुरू हुआ यह प्रशासनिक विभाजन अब समाज के भीतर वास्तविक विभाजन में बदल चुका है और आने वाले राजनीतिक भविष्य बंगाल को एक संयुक्त प्रांत के रूप में संभाल नहीं पाएगा। 1930 और 40 के दशक में मुस्लिम लीग की उभरती शक्ति, कांग्रेस और लीग के बीच प्रतिस्पर्धा, डायरेक्ट एक्शन डे जैसी घटनाएं और नोआखाली जैसी त्रासदियां इसी बढ़ती दूरी के लक्षण थे। 20 जून 1947 को बंगाल विधानसभा का ऐतिहासिक सत्र बुलाया गया, सिर्फ एक प्रश्न के लिए, क्या बंगाल एक रहेगा या दो हिस्सों में बंट जाएगा। इस बैठक ने बंगाल की राजनीति को भीतर तक हिला दिया। पहली संयुक्त बैठक में एक अप्रत्याशित निर्णय हुआ। 90 के मुकाबले 126 वोटों से तय किया गया कि अगर बंगाल एक रहेगा तो वह पाकिस्तान में शामिल होगा। यह नतीजा देखने में चौंकाने वाला था, लेकिन इसके पीछे गहरी आर्थिक और राजनीतिक गणनाएं थी। पूर्वी बंगाल के मुसलमानों को डर था कि अगर बंगाल भारत में रहा तो कलकत्ता के हिंदू व्यापारी और उद्योगपति हमेशा उन पर हावी रहेंगे। लेकिन अलग अलग धर्म आधारित वर्गीय बैठकों में तस्वीर बिल्कुल बदल गई। पश्चिम बंगाल के हिंदू विधायकों ने 58 के मुकाबले 21 से विभाजन के पक्ष में मतदान किया और भारत के साथ जाने का निर्णय लिया। दूसरी ओर पूर्वी बंगाल के विधायकों ने भारी बहुमत से विभाजन का विरोध किया, लेकिन यह भी साफ कह दिया कि अगर विभाजन होता है तो वो पाकिस्तान में शामिल होना चाहेंगे। इस तरह बंगाल का टूटना लगभग तय हो गया। यह बंगाल का दूसरा बड़ा विभाजन था। पहला विभाजन तो जनता के भारी विरोध के चलते 1911 में रद्द कर दिया गया था, लेकिन 1947 का यह विभाजन अब न तो ब्रिटिश नीति की चाल मात्र थी और न ही कोई प्रशासनिक प्रयोग। यह इस बात की स्वीकारोक्ति थी कि बंगाल का सामाजिक ताना बाना अब वैसा नहीं रहा जो एक साझा भविष्य को थाम सके। पश्चिम बंगाल, जहां हिंदू बहुसंख्यक थे और जहां कलकत्ता जैसी आर्थिक राजधानी स्थित थी, भारत का हिस्सा बन गया। दूसरी ओर पूर्वी बंगाल, जहां मुसलमान बहुसंख्यक थे लेकिन औद्योगिक ढांचा कमजोर था, पाकिस्तान का प्रांत बना, जिसे आगे चलकर पूर्वी पाकिस्तान कहा गया। यह विभाजन केवल एक राजनीतिक रेखा नहीं थी, बल्कि लाखों जिंदगियों को बांटने वाली तलवार थी। यह रेखा तय करने का काम किया सर साइरिल रैडक्लिफ ने, एक ब्रिटिश वकील जो जीवन में पहले कभी भारत नहीं आए थे और जिन्हें सिर्फ 5 हफ्तों में यह फैसला देना था कि कौन सा भूभाग किस देश में जाएगा। रैडक्लिफ रेखा खींचते ही बंगाल में वह दृश्य उत्पन्न हुआ जिसकी कल्पना भी भयावह है। लाखों हिंदू पूर्वी बंगाल छोड़कर पश्चिम बंगाल की ओर भागे और लाखों मुसलमान पश्चिम बंगाल से पूर्वी बंगाल चले गए। इतिहास में सबसे बड़ा माइग्रेशन शुरू हो चुका था, जिसमें मौत, हिंसा और लूटपाट हर कदम पर साथ चल रही थी। 1947 में खींची गई यह रेखा आज भी बंगाल के इतिहास के सबसे दर्दनाक अध्यायों में दर्ज है। यह विभाजन केवल जमीन का नहीं था, यह भाषा, संस्कृति, परिवारों और दिलों की भी थी। नोआखाली की हिंसा से शुरू हुई दरार ने आखिरकार पूरे बंगाल को 2 हिस्सों में बांट दिया और इस बंटवारे ने भारतीय उपमहाद्वीप की राजनीति को हमेशा के लिए बदल दिया। 1947 के विभाजन के बाद पश्चिम बंगाल का असली संघर्ष शुरू हुआ। राज्य की सीमाएं तो तय हो गईं, पर पूर्वी पाकिस्तान से आने वाले लाखों शरणार्थियों ने पूरे सामाजिक और आर्थिक ढांचे को झकझोर दिया। 1947 से 60 के बीच लगभग 30 लाख विस्थापित बंगाल पहुंचे। राज्य के पास संसाधन कम थे,
केंद्र की सहायता अपर्याप्त थी और खाद्यान्न, रोजगार, आवास, हर क्षेत्र में संकट गहराता गया। इसी अस्थिर माहौल में कांग्रेस की लोकप्रियता गिरने लगी और जनता के भीतर एक नई राजनीतिक बेचैनी उभरने लगी, जिससे आने वाले वर्षों में पूरे पश्चिम बंगाल की दिशा बदल दी। 1971 में पूर्वी पाकिस्तान से टूटकर बांग्लादेश बनने से पश्चिम बंगाल एक नए राष्ट्र का पड़ोसी बन गया और यह बदलाव भूगोल के साथ साथ जनसंख्या का स्वरूप भी बदलता गया। युद्ध के दौरान और बाद में बड़ी संख्या में लोग सीमा पार कर पश्चिम बंगाल आए, जिसने विशेष रूप से कोलकाता, नादिया, उत्तर 24 परगना और उत्तर बंगाल के जिलों पर भारी प्रभाव डाला। राज्य पहले से ही विभाजन और विस्थापन के बोझ से दबी हुई थी और 1971 के बाद आई नई लहर ने नगरीय फैलाव, राजनीतिक पहचान और सामाजिक संरचना को पूरी तरह नया रूप दे दिया। बांग्लादेश की स्वतंत्रता ने दक्षिण एशिया का नक्शा बदला, लेकिन पश्चिम बंगाल की भूमि पर इसका प्रभाव और भी गहरा था। यही परिवर्तन आने वाले दशकों में राज्य की राजनीति और भूगोल दोनों को परिभाषित करने वाले थे। 1970 के दशक के सामाजिक संकट, बेरोजगारी, औद्योगिक ठहराव और विस्थापन से जूझते शहरी ग्रामीण समाज ने 1977 में पश्चिम बंगाल की राजनीति को एक नए मोड़ पर ला दिया। यहीं से लेफ्ट फ्रंट का ऐतिहासिक उदय हुआ। लेफ्ट फ्रंट ने सत्ता संभालते ही भूमि सुधार को प्राथमिकता दी और ऑपरेशन बरगा के माध्यम से लाखों बटाईदार किसानों को जमीन पर कानूनी अधिकार दिए। इस बदलाव ने बंगाल के ग्रामीण भूगोल को पूरी तरह पुनर्गठित कर दिया। जहां पहले जमींदारी और असमानता का बोलबाला था, वहां अब स्थानीय किसानों की आर्थिक ताकत बढ़ने लगी। लेकिन इसी दौरान राज्य में भारी औद्योगिक पलायन और निवेश की कमी से आर्थिक विकास धीमा पड़ा। इसके साथ ही उत्तर बंगाल का महत्व राजनीतिक और सामरिक रूप से बढ़ता गया, क्योंकि सिलीगुड़ी कॉरिडोर भारत को उत्तर पूर्व से जोड़ने वाला सबसे संकीर्ण भूभाग राष्ट्रीय राजनीति में अत्यंत महत्वपूर्ण हो गया। 1990 के दशक में उदारीकरण के साथ पश्चिम बंगाल का भूगोल फिर से बदलने लगा। राज्य में 3 बड़े आर्थिक गलियारे उभरे: कोलकाता हावड़ा महानगरीय क्षेत्र, दुर्गापुर आसनसोल औद्योगिक पट्टी और हल्दिया का बंदरगाह आधारित औद्योगिक क्षेत्र। ये क्षेत्र पश्चिम बंगाल की नई अर्थव्यवस्था की रीढ़ बने। वही उत्तर बंगाल केवल भौगोलिक नहीं बल्कि एक स्वतंत्र राजनीतिक पहचान के रूप में उभरने लगा, जहां चाय उद्योग, पहाड़ी मैदानी रिश्ते और अलग विकास मॉडल नई बहसों को जन्म दे रहे थे। आधुनिक पश्चिम बंगाल अब लगभग 88,000 वर्ग किलोमीटर का राज्य है, जिसकी सीमाएं बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, सिक्किम, असम, उड़ीसा, झारखंड और बिहार से लगती है। 7 प्रमुख भौगोलिक क्षेत्र हिमालय, उत्तर बंगाल, तराई डुआर्स, राढ़ क्षेत्र, गंगेय मैदान, सुंदरबन, औद्योगिक बेल्ट और दीघा का तटवर्ती इलाका मिलकर इस राज्य की विविध भौगोलिक पहचान बनाते हैं। आज भी बंगाल की राजनीति में जन आवागमन सबसे बड़ा प्रभाव डालता है, चाहे कलकत्ता में वह काम की तलाश में आती आबादी हो या भारत बांग्लादेश सीमा पर होने वाली अनवरत आवाजाही। उत्तर बंगाल और दक्षिण बंगाल के बीच राजनीतिक अंतर लगातार बढ़ रहे हैं और सिलीगुड़ी कॉरिडोर, जो उत्तर पूर्वी राज्यों को देश से जोड़ता है, अब भी भारत का सबसे रणनीतिक भूभाग बना हुआ है। सीमा, बाड़बंदी, भारत बांग्लादेश व्यापार और गंगा पद्मा जैसी नदियों का जल वितरण आज की भू राजनीति के केंद्रीय मुद्दे हैं। आज का पश्चिम बंगाल सिर्फ एक राज्य नहीं बल्कि एक जीवित दस्तावेज है कि कैसे राजनीति भूगोल को बदलती है और कैसे भूगोल राजनीति की दिशा तय करता है। यह कहानी यहीं खत्म नहीं होती, यह सिर्फ एक अध्याय का अंत है। अगले एपिसोड में हम देखेंगे कि इस भूगोल ने बंगाल की आज की राजनीति, पहचान और शक्ति संतुलन को किस तरह आकार दिया है और क्यों बंगाल आज जैसा है वह केवल वर्तमान नहीं बल्कि पूरे इतिहास की विरासत है। धन्यवाद।